Hello students, my name is Mohammad Shamshad Alam and now I am going to teach you the first chapter of history of 9th class, that is French Revolution. French Revolution is a very important chapter because it provides the information about the revolution, how a country has been revolved and what are the reasons, and with the help of that we can refute the डॉक्ट्राइन और एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क। मतलब अगर हम लोग ये कहें कि ये जो रिवोल्यूशन है जिसे हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन कहते हैं, मतलब हिंदी में जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये हमारे 9th क्लास का सबसे ये पहला चैप्टर है और ये 11th एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इनमें से कम 2 सवाल जो है ज़रूर पूछे जाते हैं हर साल। और बुक में जब आप पढ़ने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको मतलब जो है उस तरीके से, जिस तरीके से आप गेन करना चाहते हैं उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप खुद से। तो इसीलिए मैंने पेजेस वाइज नहीं, आपके जो सिस्टमेटिक वे है उस तरीके से आपको मैं आज पढ़ाऊँगा जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से जितने भी मतलब MCQs टाइप मतलब क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहली चीज़ कि ये जो रिवोल्यूशन है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस एक देश का नाम है, ठीक है, और फ्रांस जो है यूरोप का मतलब एक देश है जहाँ पर मोनार्की सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश थी और मोनार्की जो है वो जहाँ पे किंग जो है उसके पास सारी शक्ति जो है वो मौजूद होती थी और किंग ही हर डिसीज़न मतलब जो है अपने अकेले ही वो लेता था बिना किसी के मतलब सहमति के। तो एब्सोल्यूट राइट था उनका, सारे जितने भी मतलब अधिकार थे उनके ऊपर। तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ के किंग के बारे में समझ लें। तो जिस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पर जो राजा था वो था लुईस 16। तो सवाल यहाँ से पहला पूछा जाता है कि हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि फ्रांस का राजा जो है फ्रांस की क्रांति के वक्त कौन था। तो लुईस 16 जो है वो फ्रांस का राजा था। तो हम लोग थोड़ा सा पहले लुईस 16 को जान लेते हैं कि ये कौन था राजा। लुईस क्या है? लुईस फ्रांस में राजा को लुई कहते हैं, जैसे कि रशिया में राजा को जार के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से फ्रांस में राजा को लुई कहते हैं। उसके बाद लुईस का जो लुईस 16 का असली नाम था पहले लुईस अगस्टी ड्यूक डी बैरी, ये असली नाम था मतलब लुईस 16 का किंग बनने से पहले। मतलब कि लुईस 16 बनने से पहले जो है राजा का जो नाम था वो था आपके लुईस 16 का लुईस अगस्टी ड्यूक डी बैरी, ये नाम था। इसकी पैदाइश 23 अगस्त 1754 में वर्सलिस मतलब जो है फ्रांस में है वहाँ पे हुई और ही बिकम द किंग ऑन 10th May 1774 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर दैट इज़ लुईस 14। जब लुईस 14 की डेथ होती है तो उसके बाद मतलब जो है ही बिकम द किंग, मतलब लुईस 16 राजा बन जाता है ऑन 20th May 1774 एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र में मतलब जो है ये राजा बन जाता है। और उसी वक्त इसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस का नाम था मैरी एंटोनीटी। तो मैरी एंटोनीटी से इनकी शादी होती है 20 साल की उम्र में और वो प्रिंसेस होती हैं ऑस्ट्रिया के। उसके बाद इसी साल 1774 में ये अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद कराते हैं और अमेरिका को वॉर में सपोर्ट करते हैं बिकॉज ब्रिटेन वाज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी जो था वो ब्रिटेन था और ब्रिटेन को हराने के लिए मतलब जो है फ्रांस अमेरिका की मदद करता है और 13 कॉलोनीज़ जो है वो अमेरिका के आज़ाद हो जाते हैं। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि मतलब जो है फ्रांस मतलब जो है किसकी फ्रांस ने मदद की आज़ाद होने में, तो अमेरिका की मदद की मतलब जो है ब्रिटेन से आज़ाद होने में। लेकिन ये जब इन्होंने मदद की तो उस टाइम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जो है वो आ गया
और कर्ज आने की वजह से मतलब फ्रांस का जो खजाना था मतलब राजा का, वो खाली हो चुका था पूरी तरीके से। और जिन्होंने कर्ज दिया था लुइस 16 को, वो लोग उस कर्ज की डिमांड करने लगे और 10% उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो टैक्सेस थे वो अप्लाई करने लगे जो उन्होंने पैसा दिया था। अब दूसरी दिक्कत ये थी कि इनको जो पैसे थे वो भी वापस करने थे और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी बेहतर करनी थी। तो एक ही मतलब जो है उनके पास ऑप्शन बचा और वो था इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स को बढ़ाना। ठीक, तो टैक्स को बढ़ाना, अभी थोड़ा सा करेंसी के बारे पे यहाँ पे समझ लेते हैं। और करेंसी जो है जिसको हम लोग लिब्रे कहते हैं, तो लिब्रे वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस विच वॉज डिसकंटिन्यूड ऑन 1794। 1794 में लिब्रे जो फ्रांस की करेंसी थी उनको फ्रांस से ख़त्म कर दिया गया। ठीक, लेकिन जब मतलब फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराया तो 2 अरब लिब्रे डॉलर का कर्ज इनके ऊपर आ चुका था फ्रांस के ऊपर। और फ्रांस को अपने लोकल एक्सपेंसेस जस्ट लाइक टू मेंटेन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, टू मेंटेन द कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड द मिलिट्री एक्सपेंसेस, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनके पास पैसे की ज़रूरत थी उनको। और वो पैसा कहाँ से आता? तो टैक्स से आता। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो है वो टैक्स इम्पोज करते हैं। ठीक है, और टैक्स इम्पोज करते हैं तो अब हम लोग टैक्स को समझने के लिए पहले फ्रांस की सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो 1789 से पहले की जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसे हम लोग ओल्ड रिजीम के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर सारी ज़मीन पर राजा का कब्जा होता है और वो ज़मीनें प्रजा को दी जाती हैं यूज़ करने के लिए, और जो भी चीज़ मतलब जो है उस पर होता है उस पर राजा का अधिकार होता है। और उसके बदले में जितने भी लोग मतलब उस जगह पर रह रहे हैं वो सब राजा के काम में हाथ बटाएंगे, चाहे कोई भी काम हो। अगर रोड बनाने का काम हो, कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें भी काम कर सकते हैं। अगर राजा किसी कंट्री के साथ वॉर मतलब लड़ रहा है तो उसमें भी वो उसके साथ उनको जाना पड़ेगा। तो ये सारी सिस्टम जो है वो 1789 से पहले फ्रांस में मौजूद थी। ठीक है, जिसे फ्यूडल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी जो फ्रांस की थी वो 3 तबके में डिवाइडेड थी। 3 तबके मतलब 3 क्लास में डिवाइडेड थी, और उस वहाँ पर क्लास को स्टेट कहा जाता था। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट वाले जो थे इसमें थे आपके कलर्जी, सेकेंड स्टेट में थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में जो थे वो उनका नाम ही था थर्ड स्टेट। ठीक, तो कलर्जी की आबादी बहुत कम थी, ओनली 0.5% इन फ्रांस, एंड नोबिलिटी ओनली 2.5%, रेस्ट ऑफ देम दैट इज 97% ऑल आर बिलोंग्स टू द थर्ड स्टेट। तो सोसाइटी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मतलब जो है फ्रांस की सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी। तो यहाँ पर मतलब कलर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में मतलब फ्रांस की सोसाइटी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड थी। कलर्जी कौन थे? दे बिलोंग्स टू द चर्च, मतलब चर्च या चर्च के अंदर जो भी लोग काम करते थे या चर्च से जो लोग बिलोंग करते थे उनको कलर्जी कहा जाता था। उसके बाद आते हैं सेकेंड, नोबिलिटी। नोबिलिटी वो लोग थे जो किंग या किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको नोबल्स कहा जाता था और वहाँ पर फ्रांस में उन्हें नोबिलिटी कहते थे। उनके बाद थर्ड स्टेट, जितने भी मतलब जो है आपके थर्ड स्टेट में भी 3 क्लास डिवीज़न था। सबसे ऊपर वाले जितने भी मर्चेंट्स थे, आर्टिस्ट थे या फिर मतलब जो है लॉयर्स थे, ये सब मतलब जो है थर्ड स्टेट के ऊपर वाले, या फिर लैंडलॉर्ड्स थे। थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास ज़मीनें थी, ठीक है, जो लोग बिजनेसमैन थे वो भी थे। सेकंड में थे जिनके पास छोटी ज़मीनें थी, मतलब स्मॉल लैंड ओनर्स, ठीक। उसके बाद मतलब जो आपके फार्मर्स, उसके बाद आपके क्राफ्ट्स पर्सन, जो लोग मतलब हाथ के कला शिल्प वगैरह जानते थे वहाँ पर। और थर्ड स्टेट में आते थे लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी,
दूसरी चीज जो स्लेव्स हुआ करते थे वो आते थे, उसके बाद जो लेबर्स थे वो आते थे। तो जितने भी मतलब जो है नीचे के तबके के लोग थे वो सब थर्ड स्टेट में लाइज करते थे। अब सिस्टम समझना है टैक्स का। यहां पर टैक्स देने की जो अनुमति थी इन दोनों को नहीं थी, मतलब कि कलर्जी और नोबिलिटी दे डिड नॉट पे द एनी काइंड ऑफ टैक्सेस इन फ्रांस। फ्रांस में ये लोग कोई भी टैक्स नहीं देते थे, ना ही डायरेक्ट टैक्स देते थे ना ही इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। कोई भी टैक्स मतलब इन पर अप्लाई नहीं होता था ड्यू टू द फ्यूडल सिस्टम वहां पर, क्योंकि हमने अभी बताया कि 1979 से पहले फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। वहां पर राजा या मतलब राजा के जो ओहदे के लोग होते थे उन लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। टैक्स कौन देते थे? ओनली द थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट के लोग थे सिर्फ इनको टैक्स वहां पर देना पड़ता था। दूसरी चीज कि कलर्जी और नोबिलिटी हमने यहाँ पर समझ लिया कि मतलब फ्रांस में कौन से लोग थे जो एग्जम्प्टेड थे टैक्स से। तो दो कैटेगरीज ऐसे थे जो एग्जम्प्टेड थे टैक्स से। वो कौन से दो कैटेगरी ऐसे हैं? कलर्जी और नोबिलिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि किस दो स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता था फ्रांस में? तो कलर्जी नोबिलिटी। किनको टैक्स देना पड़ता था? तो थर्ड स्टेट वाले को टैक्स देना पड़ता था। दूसरी चीज कि कलर्जी और नोबिलिटी, कलर्जी 5 साल में मतलब जो है अपना कुछ चंदा जो है डोनेशन वो नोबिलिटी को दे देते थे, मतलब राजा को कुछ चंदा भिजवा देते थे कि मतलब जो है चलो 5 साल में, मतलब पर डे नहीं, थोड़ा बहुत, अगर दिल किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो 5 साल में कलर्जी जो है नोबिलिटी को चंदा भिजवा दिया करते थे। तो इस तरीके से ये सिस्टम फ्रांस में मौजूद था। दूसरी चीज अगर हम इनकी वेल्थ की बात करें तो अबाउट 60% वेल्थ ऑफ द फ्रांस आर लाइज इन द हैंड्स ऑफ कलर्जी एंड नोबिलिटी। मतलब अभी यहां पर आप लोग खुद देखिए कि कितने परसेंट आबादी है भाई कलर्जी और नोबिलिटी की? ओनली 3%। बट ओनली दीज 3% पीपल हैव द 60% ऑफ वेल्थ ऑफ फ्रांस। मतलब कि फ्रांस की 60% आबादी दे बिलोंग्स टू द ओनली कलर्जी एंड नोबिलिटी, in which only 40% wealth are lies in the hands of 97% people of France। मतलब सिर्फ 40% लोगों के पास जो है 40% वेल्थ जो है 97% लोगों के पास थी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। तो एक तो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम, दूसरा टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम। तो ये सारे रीजन जो है बाद में अभी हम लोग जब कॉजेस पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो उसमें समझेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास डिवीजन जो है फ्रांस में वहां पर किस तरीके का मौजूद था। दूसरी चीज कि जब मतलब इस तरीके का वहां पर डिवीजन था तो फिर से जो हमने बताया अभी कि राजा को अपने दरबार को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करने के लिए, अपने आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कॉलेजेस को मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती। दूसरा उनको पैसा वापस भी करना था, कर्ज जो लिया था उन्होंने वो उनके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती। तो इन्होंने क्या किया कि एक नया टैक्स सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले थे। प्रॉब्लम क्या थी कि थर्ड स्टेट ऑलरेडी पेड द 3 काइंड ऑफ टैक्सेस। 3 तरीके के टैक्सेस बेचारे ऑलरेडी पे कर रहे थे वो। पहला टैक्स तो था टैथी, दूसरा टैक्स था टाइल। टैथी क्या होता है? द टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द कलर्जी अबाउट द 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो भी चीज किसान उगाते थे उसका 10% जो अनाज होता था या जो भी मतलब सामान वो पैदा करते थे वो कलर्जी ले लेते थे उनसे। तो इस टैक्स को तैथी कहा जाता था। दूसरा टैक्स था टाइल, द डायरेक्ट टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द नोबिलिटी। मतलब जो नोबल्स थे, मतलब राजा थे, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे वहां की जनता से, उनको टाइल के नाम से जाना जाता था। तीसरा टैक्स अभी हमने बताया आपको कि 3 टैक्स थे। तीसरा क्या था? सम इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड स्टेट। मतलब कि उनसे इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूला जाता था, सच एज ऑन द टी, कॉफी, टोबैको, साल्ट, इन सारी चीजों के ऊपर भी वहां पर टैक्स था जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था थर्ड स्टेट वालों से। तो ये जो प्रॉब्लम थी, एक तो पहले से ये बेचारे मतलब जो है, मान लीजिए कि एक बूढ़ा आदमी है और उस पर 2 जवान लोग सवार हैं बहुत ही हट्टे कट्टे, तो उसकी क्या हालत होगी आप लोग खुद जान सकते हैं, ठीक, वो किस तरीके से होगा। तो वहां पे सेम कंडीशन है, यहां पे 2 हट्टे कट्टे लोग और जो बूढ़े लोग हैं वो सबसे नीचे हैं,
उनके ऊपर मतलब जो है वो बैठे हुए हैं, तो वो कैसे मतलब चल पाएंगे? कोई कंट्री भी नहीं चल पाएगा इस तरीके से जिस तरीके का सिस्टम फ्रांस में वहां पर उस टाइम मौजूद था। तो ये तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो गई। अब क्या किया कि राजा को तो टैक्स वसूलना था भाई, तो उसके लिए राजा ने एक मीटिंग बुलाई, ठीक, और उस मीटिंग को स्टेट जनरल कहा जाता था। स्टेट जनरल क्या, जस्ट लाइक एज अ पार्लियामेंट विच एक्सिस्ट इन आवर कंट्री, इस तरीके का ही पार्लियामेंट वहां पर भी फ्रांस में भी था और उनको स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो इसकी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। मतलब कि सोचिए कि 1614 के बाद 5 मई 1789 के बाद ये मीटिंग होनी है, मतलब कितने दिन के बाद ये मीटिंग होने वाली थी, ठीक। तो अभी तक मतलब जो है ये जो सिस्टम चल रहा था, मतलब इतने सालों से थर्ड स्टेट वाले जो है वो मतलब सहते हुए आ रहे थे टैक्स का बोझ, कलर्जी, नोबिलिटी, इन सब का, सोसाइटी का मतलब सारा बोझ जो है वो नीचे के तबके के लोग जो है वो उठा रहे थे। तो स्टेट जनरल जो है, जो लास्ट टाइम जिसकी मीटिंग 1614 में हुई थी, उसकी मीटिंग बुलाई लुईस 16 ने 5 मई 1789 को, 1789 में। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब स्टेट जनरल की मीटिंग लास्ट टाइम बुलाई गई थी और कब लुईस 16 ने टैक्स को पास करने के लिए बुलाए थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस का एक कानून था कि अगर कोई टैक्स लागू होना है तो अकेले किंग उसको पास नहीं कर सकता है, उसके लिए तीनों स्टेट के मतलब जो है लोगों की सहमति का होना जरूरी था। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? वोटिंग सिस्टम। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 5 मई 1789 में जब मीटिंग बुलाई गई तो फ्रांस में मतलब अब 79 तक कुछ पढ़े लिखे लोग, एक नया तबका उभर के आया जिसे हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। तो मिडिल क्लास जो है एक नया तबका उभर के आया था। तो मिडिल क्लास में कुछ जो लोग मर्चेंट्स थे या फिर जो लोग बिजनेसमैन थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास मतलब जो है वेल्थ था, उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों ने जब सोसाइटी की स्टडी की तो उनको ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे मतलब बेनिफिट्स हैं जो कि कलर्जी और नोबिलिटी को बाय बर्थ मिल रहा है और इनकी कोई मतलब ऐसी खूबी नहीं है जिसकी वजह से इनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो इन्होंने बाय बर्थ जो फैसिलिटीज मिल रही थी कलर्जी और नोबिलिटी को, उनका ये अपोज करने लगे थे। तो वो लोग कौन थे? तो मतलब जो है आपके जे रूसो, जिसे जीन जैकस रूसो के भी नाम से जानते हैं, जॉन लॉक, ठीक है, ऐसे लोग जो है वो डेवलप हो गए थे फ्रांस में, पढ़े लिखे लोग। मिराबियो, आबेसियो, ये सारे लोग जो है पढ़े लिखे लोग थे फ्रांस में जो डेवलप हुए। तो थर्ड स्टेट से जो निकल करके लोग आए जो पढ़े लिखे थे, मतलब थर्ड स्टेट के ऊपर वाले तबके से, उन लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया इस मतलब जो है मीटिंग में। अब यहां पर दो चीज बात समझने वाली थी कि सब लोगों को इस मीटिंग में आने की अनुमति नहीं थी। मतलब जिनके पास लैंड्स नहीं है या फिर जो औरत हैं, फीमेल हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको इस मीटिंग में आने की अनुमति नहीं होती थी। अगर उन लोगों को कोई बात कहनी होती थी तो वो लोग पत्र लिखते थे, मतलब लेटर लिखते थे, और उस लेटर को वहां पर फिर पब्लिकली जो है वो पढ़ा जाता था। लेकिन फिजिकली उन लोगों को वहां पर अपेयर होने की अनुमति नहीं थी। अब समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वोटिंग सिस्टम था जिसका बाद में थर्ड स्टेट वालों ने अपोज किया। तो वोटिंग सिस्टम पहले इस तरीके से था कि कलर्जी के पहले जो है वो 300 मेंबर्स हुआ करते थे। कलर्जी के 300 मेंबर्स हुआ करते थे, उसके बाद नोबिलिटी के 300 मेंबर्स हुआ करते थे, और 600 जो है वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन इन 300 में से वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक के पास था। इन 300 में से भी वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक के पास था, और इन 600 में से भी वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक के पास था। इट मीन्स कि वोटिंग कितनी होगी? ओनली 3, मतलब 1 + 1 + 1, तीनों मिलाकर के हो गए 3। अब नोबिलिटी और कलर्जी जो थे वो दोनों हमेशा मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, तो एक दूसरे के साथ हो जाते। तो यहां पे क्या हो जाता था? 2 and 1, मतलब कि कलर्जी और नोबिलिटी मिल जाते थे और ये हार जाते थे थर्ड स्टेट वाले। तो इस तरीके के सिस्टम को जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने अपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑल द मेंबर्स विच आर रिलेटेड टू द कलर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट
आर हैविंग अथॉरिटी टू कास्ट द वोट, मतलब उनको कहा कि इन लोगों को सबको अधिकार दीजिए कि ये लोग सब वोटिंग करें, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम कि अगर 300 लोग कलर्जी के हैं तो वो 300 वोट करेंगे, अगर नोबिलिटी के 300 लोग हैं तो ये भी वोट करेंगे, अगर 600 लोग हमारे थर्ड स्टेट के हैं तो ये भी वोट करेंगे। तो इसका मतलब वोटिंग कितनी होगी अब 1200। लेकिन लुईस 16 जो था उसे डर लगने लगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक भी वोट कलर्जी और नोबिलिटी का खिसक कर थर्ड स्टेट के पास आ जाता है तो क्या होगा कि थर्ड स्टेट वाले जीत जाएंगे और टैक्स बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से उस मीटिंग को अपोज कर दिया गया और ये मीटिंग हो गई खत्म, इसका कोई रिजल्ट कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लास्ट में क्या हुआ कि जब ये मीटिंग खत्म हो गई तो फिर से मतलब जो है लोगों को ये सुनाई आने लगा कि राजा जो है वो फिर से पास करने वाला है। तो लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना राजा की शक्ति को लिमिटेड किया जाए, उनकी शक्ति को रोका जाए, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स में मोनार्की के पावर को डिवाइड करने के लिए कहा था कि अगर मिसयूज रोकना है मोनार्की के पावर को तो उनकी शक्ति को 3 हाथों में विभाजित होना जरूरी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जो हमारे देश में भी मतलब अभी मौजूद है, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पढ़ते हैं। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि सब एक ही लेवल पे होते हैं और सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। उसी तरीके से मतलब मॉन्टेस्क्यू का ही ये कंसेप्ट दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी का। लेकिन इन्होंने मतलब जो है लुईस 16 से पहले ये कंसेप्ट दिया था, जब उनके दादा थे लुईस 16 के, लुईस 14, उनके दौर में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। और उनकी बुक का क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है उनके राइटर कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू। दूसरी चीज कि जब मतलब जो है ये बिल पास नहीं हो पाया 5 मई 1789 को, तो ये लोग मतलब जो है बाइकआउट कर दिया थर्ड स्टेट वालों ने, और वहां से वो बाहर निकल करके चले गए, क्योंकि दे वांट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये लोग सबके वोटिंग की डिमांड कर रहे थे। अब वहां पर 20 जून 1789 को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया इन्होंने अपने आप को, मतलब कि दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। तो फ्रांस में मतलब जो है 20 जून 1789 में द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट दे आर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। दीज वर लीडेड बाय द मिराबियो एंड आबेसियो। मिराबियो और आबेसियो जो थे दे वर बिलोंग्स टू द नोबिलिटी एंड कलर्जी। मिराबियो जो है वो नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, आबेसियो कलर्जी से बिलोंग करते थे। लेकिन ये लोग बाय बर्थ जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी कलर्जी और नोबिलिटी को फ्रांस में, उनके खिलाफ थे, और थर्ड स्टेट के ऊपर जो जुल्म हो रहा था इन दोनों के द्वारा, उनके खिलाफ थे ये लोग, इसीलिए थर्ड स्टेट में मतलब इन लोग सपोर्ट कर रहे थे। आबेसियो ने तो एक अपना पंपलेट भी बनाया था और उसमें उन्होंने लिखा था व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट जो है वो क्या होता है। ठीक, तो उसके बाद मतलब जो है 20 जून 1789 को ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जून के बाद एक महीना आता है जुलाई का, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं 14 जुलाई, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1789 is a very important date because on this date the French Revolution was started in France. फ्रांस की क्रांति जो है वो 14 जुलाई 1789 से ही मेन स्टार्टिंग मानी जाती है इनकी, क्योंकि अब इसके पीछे हम लोग कुछ रीजंस मतलब जो है समझते हैं। 14 जुलाई 1789 में पेरिस जो मतलब फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे 7000 लोग लगभग जमा हो गए, और वेस्टाइल जो वहाँ की बिल्डिंग थी जहाँ पे मतलब जो है राजा अपने लोगों को, जो लोग पकड़े जाते थे मतलब राजा के खिलाफ विरोध करते हुए, उनको वहाँ ले जाकर कैद करते थे। तो मतलब 7000 लोग, औरत, मर्द, बच्चे, जो भी सामान उनके हाथ में था वो सारी चीज़ें लेकर के जो है उस महल के ऊपर टूट पड़े, और वेस्टाइल जो जगह था मतलब जो है पेरिस में, उनको उन्होंने तोड़ दिया, ढा दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग गुस्सा गए, उसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। सबसे पहला तो मतलब जो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मतलब फ्रांस में हुआ 1715 से लेकर के 1789 तक जो है, वहाँ पर उसकी जो आबादी थी फ्रांस की वो 5 मिलियन लोग मतलब ऐड हो गए थे इतने सालों में। और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबसे पहली डिमांड होती है फूड, ठीक।
तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी वहाँ पर फ्रांस में लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई दैट इज़ नोन एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि जब आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जो आपकी मुख्य आधारभूत ज़रूरत है वो पूरी ना हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो मतलब फ्रांस में लोगों के जो गरीब तबके के लोग थे उनको खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी उनके पास। तो एक तो ये रीज़न था इनके गुस्सा होने का। दूसरा जो टैक्स सिस्टम था वहाँ पर, मतलब हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया कि सारे टैक्सेस जो पे कर रहे थे सोसाइटी में वो कौन पे कर रहे थे, तो थर्ड स्टेट वाले पे कर रहे थे। तो ये जो क्लास डिवीज़न था इससे भी ये मतलब जो है वो डिससेटिस्फाइड थे। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर मिडिल क्लास जो है, पढ़ा लिखा नया तबका मतलब सोसाइटी में ऐड हुआ था, जो कि मतलब इन सारे फ्यूडल सिस्टम के मतलब मोनार्की सिस्टम के खिलाफ था। तो उन लोगों ने भी मतलब जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि जब लोगों ने मतलब राजा की बात मानने से इनकार कर दिया और वोटिंग सिस्टम जो है वो उन्होंने मतलब जो है ख़त्म कर दिया और वो लोग मतलब बाइकआउट कर दिया था उन्होंने, जो राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी 5 मई 1789 को। तो उसका गुस्सा निकालने के लिए राजा ने मतलब जो है ये लोगों को ऑर्डर दिया, जितने भी उनके मतलब लठवाज थे, जिसे मतलब जो है आप लोग एक तरीके से गुंडे वगैरह कह सकते हैं तो राजा के, तो वो लोग मतलब जो है जिसे चंट्स भी कहा जाता है, तो उन लोगों को मतलब फ्रांस के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि राजा ने चंट्स लोगों को ऑर्डर दे दिया है कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनको मतलब जो है वो जला दें। ठीक, एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर मतलब कोल्ड कंडीशन जो है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा था फ्रांस में, जिसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग मतलब जो क्रॉप्स का मतलब हार्वेस्टिंग था वो ख़राब हो चुका था। तो बाद में इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो दुकानदार थे वो उनको जमा करने लगे सारे ग्रेन्स वगैरह को। ब्रेड की दुकानें पे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और गुस्से में मतलब जो वहाँ की औरतें जो हैं उन्होंने जो वहाँ के ब्रेड शॉप थे उन पर मतलब पत्थरबाजी वगैरह ये सारी चीज़ें करने लगी। तो एक तो ये पूरा सारा जो गुस्सा था वो मतलब एक बार जमा होकर के 14 जुलाई 1789 में लोगों का बाहर आया, जिसने वेस्टाइल को ध्वस्त कर दिया मतलब तोड़ दिया। तो जब 14 जुलाई का ये इवेंट हुआ तो उसके बाद राजा डर गया, ठीक है। जो लुइस 16 था उसको डर लगने लगा कि अगर इस तरीके से मतलब जो है फ्रांस में अगर कुछ हुआ तो मतलब जो फ्रांस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने डर कर फिर 3 सितंबर 1791 में मतलब लोगों को एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है, हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूरी देते हैं। तो वहाँ पर एक नई मतलब जो है सरकार का गठन हुआ, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द किंग, मतलब राजा और मतलब संविधान, ये दोनों मिलकर मतलब जो है देश को चलाएंगे। तो फ्रांस में 3 सितंबर 1791 में फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब समझ में आ गया पूरा बैकग्राउंड कि क्यों राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार हो गया। तो 3 सितंबर 1791 में राजा जो है वो मतलब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। और इसी दिन फ्रांस में जितने भी पहले टैक्सेस लगाए जा रहे थे थर्ड स्टेट के ऊपर, उनको ख़त्म कर दिया गया। जो एक्सट्रीम पावर था मतलब मोनार्की का, उसको सीज कर लिया गया और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के फंक्शन में उनके पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। ऑन नेक्स्ट 21 सितंबर 1792 आफ्टर 1 ईयर द फ्रांस बिकम द रिपब्लिक, मतलब फ्रांस जो है उसने अपने आप को राजा से बिल्कुल अलग कर लिया और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो 21 सितंबर 1792 में फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया। अब सवाल ये आता है कि फ्रांस रिपब्लिक कैसे हो गया, मतलब फ्रांस तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो ही चुका था, तो राजा ने ऐसी क्या गलती की। तो राजा ने गलती ये की कि अप्रैल 1792 में फ्रांस ने जो है मतलब जो लुइस 16 था, इसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से मदद मांगी कि आप मेरी मदद कीजिए, मतलब जो ये लोग हमारे खिलाफ है थर्ड स्टेट वाले हैं, इनको हम मज़ा चखाना चाहते हैं, तो आप अपनी आर्मी भेजिए, हम लोग उनको मिल करके मतलब इनको मज़ा चखाएंगे। लेकिन
फ्रांस में मतलब जो है जो स्टेट जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई थी, इन लोगों को पता चल गया। जब इन लोगों को पता चल गया तो इनको जो लीड करने वाले उस टाइम थे, बहुत सारे फ्रांस में क्लब्स ओपन हो गए थे और इनमें सबसे फेमस जो उस टाइम का क्लब था उनका नाम था जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब। तो ये क्लब जो था वो गरीबों का ये क्लब था, मतलब जो गरीब लोग थे जो थर्ड स्टेट के, ठीक है, उन लोगों का क्लब था, जैसे कि मतलब लोहार हैं या मतलब कुम्हार हैं या मतलब जो है जितने भी बड़ी मिस्त्री हैं, तो ये सारी जिसे कारपेंटर वगैरह कहते हैं, इन सारी चीज लोगों का ग्रुप था। तो इसका जो लीडर था जैकोबिन क्लब का, उनका नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पायर। मैक्समिलियन रॉबेस्पायर जो था वो इसका हेड था। तो ये चाहता था कि मोनार्की जो है वो पूरी तरीके से मतलब फ्रांस में ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के लोगों को साथ में लेकर के मतलब उसने किंग के महल में हमला कर दिया और मतलब वहाँ पे किंग को बंदी बना लिया और उनकी वाइफ को भी बंदी बना लिया, उनकी फैमिली के लोगों को मार दिया। तो इस तरीके से जैकोबिन जो है वो मतलब वहाँ का अब लीडर बन गया और उन्होंने किंग को रिप्लेस करके खुद वहाँ का वो हेड बन गया और उन्होंने नई मतलब गवर्नमेंट का फाउंडेशन किया जिसे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो फ्रांस में 1792 में मतलब जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट का इन्वेंशन हुआ जुलाई के बाद से, और फ्रांस डिक्लेयर द वॉर विद द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। फ्रांस ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब वो डिक्लेयर कर दिया तो लड़ाई चली जिसमें मतलब जो है फ्रांस जो है वो जीत जाता है। उसके बाद मतलब फाइनली ये होता है कि 1793 और 94 के दौर को मतलब फ्रांस में रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल कि कब से कब तक के दौर को रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। तो फ्रांस में 1793 से 94 के दौर को रीजन ऑफ टेरर कहते हैं और वो दौर जो था वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट का दौर था। वो कैसा किस गवर्नमेंट का दौर था? तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट का दौर था। और इसमें रिपब्लिकन गवर्नमेंट में ये था कि आप मतलब जैकोबिन का रूल था और जैकोबिन जितने भी उनके अपोजिट थे, जो लोग रिपब्लिकन के खिलाफ जाते थे, उन सबको वो मौत के घाट उतार देता था। और उसके लिए उन्होंने एक नया मतलब मौत के घाट उतारने का एक नया यंत्र डिस्कवर किया था जिसका नाम था गैलोटाइन। गैलोटाइन जो है वो दो खंबे से बंधा हुआ मतलब एक रॉड होता था और बीच में ब्लेड सिस्टम होता था जिसमें मतलब गले को रख के चॉप कर दिया जाता था, जिसे बी हेडेड कहते हैं। आधा हिस्सा धड़ जो है नीचे और सर जो है वो अलग हो जाता था। तो इस तरीके का मौत का यंत्र बनाया था और इसको बनाने वाले के नाम पे ही रखा गया था। उनका बनाने वाले थे डॉक्टर गैलोटाइन, गैलोटाइन के नाम पे रखा। तो सारे लोगों को जब ये इस तरीके से कलर्जी और मोनार्की मतलब और नोबिलिटी, इन सबको लोग को जब ये मारने लगे बहुत बड़े पैमाने पर, तो अपने जो लीडर्स थे उनके, वो लोग भी इनसे डरने लगे। तो जिसकी वजह से दहशत का माहौल जो है वो मतलब जो है फ्रांस में डेवलप होने लगा और रीजन ऑफ टेरर जो है ये आता है आपका 1793 से 94 के दौर को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है, जो जैकोबिन का मतलब जो है दौर है। ठीक, जब मतलब जो है फ्रांस में इसने जैकोबिन ने ऐसा क्या किया तो उन्होंने चर्च जो थे उनको बंद करवा दिया, लॉक लगवा दिया और जो बाकी चर्च थे उनमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से मतलब जो है, लेकिन इसने दो अच्छे काम किए। पहला तो इन्होंने अच्छा काम ये किया कि इन्होंने जो स्लेवरी सिस्टम था फ्रांस में उनको बैन कर दिया 1794 में। दूसरा इन्होंने क्या किया कि वोटिंग राइट्स जो है उन्होंने औरतों को भी दे दिया और जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको भी दे दिया। अब यहाँ पर सिटीजन समझ लेते हैं। फ्रांस में 1793 से पहले दो तरीके के सिटीजन्स हुआ करते थे। एक होते थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे होते थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स आर दोज हु बिलोंग टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, जिनकी उम्र 25 साल हो। दूसरी चीज, दे हैव एबिलिटी टू पे द टैक्सेस 3 days वेजेस ऑफ इक्वल टू द टैक्सेस ऑफ अ पर्सन, मतलब कि एक आदमी के 3 दिन के इनकम के बराबर वो टैक्स पे करता हो। ठीक है। दूसरी चीज, उनके पास जमीन होनी चाहिए। ठीक है, वो मेल होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो एक्टिव सिटीजन्स की थी और जो कंडीशन उनकी नहीं थी वही पैसिव सिटीजन की थी। पैसिव सिटीजन में क्या था कि जिनकी 25 साल से कम उम्र है, जो औरत हैं या जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, या फिर जो 3 दिन का टैक्स मतलब एक लेबर के इनकम के बराबर पे नहीं करता हो महीने में, तो इन सबको पैसिव सिटीजन्स माना जाता था। लेकिन जब आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर आया तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने मतलब जो है इन्होंने एज को घटा करके 25 से 21 ईयर्स कर दिया था। औरतों को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया। लेकिन
बाद में इन्होंने औरतों से वोट डालने का अधिकार छीन लिया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे मतलब जो है फीमेल लेडी थी, उन्होंने इनका मतलब जो है अपोजिशन मतलब अपोज किया, और उनका नाम था मतलब उस लेडी का आपके जिन्होंने मतलब अपोज किया, और बाद में मतलब जो है फ्रांस में उन्हीं की वजह से मतलब जो है फिर फीमेल को वोटिंग राइट जो है मिला, जिसका नाम था ओलंपा द ग्रूज। तो ओलंपा द ग्रूज ने मतलब जो है 1793 में मतलब जो है जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर था उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने जो फीमेल्स के क्लब थे उनको बैन करवा दिए थे, उनको बंद करवा दिया पूरी तरीके से। और उसके बाद मतलब 1794 में इनको मतलब जो है 1793 में इनको मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता है, ओलंपा द ग्रूज को भी, क्योंकि उन्होंने जैकोबिन के खिलाफ जाकर के काम किया था। दूसरी चीज़ की रीजन ऑफ टेरर जो था 1793 और 94 का, तो यहाँ पर जितने भी अमीर लोग थे वो लोग सारा वेल्थ मतलब जमा करने लगे। अब जब इनके ही लोगों को डर लगने लगा कि कहीं हम लोगों की भी बारी ना आ जाए और हम लोगों को भी मतलब इस तरीके की सज़ा ना मिल जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी मतलब जो है इनके अपोजिशन वाले थे वो एक हो गए, और इनको मतलब जो है इनको ही गिलोटाइन पे चढ़ा दिया गया। तो जुलाई 1794 में जो लास्ट आदमी गिलोटाइन पे सजा दिया गया था, तो वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ही था, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था। तो इस तरीके से जैकोबिन का ये जो है एंड हो जाता है। अब दूसरी चीज़ कि इसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब जैकोबिन का एंड होता है, तो उससे पहले हम लोग इसका एंड करना भूल गए, लुइस 16 का। तो 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी ला कॉन्केट एक जगह है, वहाँ पर मतलब 1793 में मतलब इनको जो है फांसी दे दी जाती है, और मतलब सार्वजनिक रूप से। और ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन आया भी है एमयू में एक बार कि किस दिन मतलब जो है लुइस 16 को फांसी दी गई थी। 21 जनवरी 1793 में मतलब दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रीजन ऑफ टेरर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मतलब स्लेवरी सिस्टम सबसे पहले किसने बैन किया था फ्रांस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे कुछ सवाल हैं मतलब जो है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर किससे बिलोंग करता था? जैकोबिन क्लब से बिलोंग करता था। अब दूसरी चीज़ हम लोग चलते हैं कि ये तो हो गया आपके रीजन ऑफ टेरर के बारे में। उसके बाद है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो मतलब जो है 1804 में अपने आप को डिक्लेयर करता है एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। अभी जो ये 10 साल का जो दौर गुजरा मतलब 1794 से लेकर के 1804 तक, तो वहाँ पर डायरेक्टरी रूल जो है वो बनी, जिसमें जनता के द्वारा लोगों को चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर मतलब आपस में ही लोग लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से फ्रांस में नेपोलियन को पैर पसारने का मौका मिल गया। तो 1804 में 1804 में मतलब जो है नेपोलियन अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस जो है वो डिक्लेयर करता है। ठीक है, एम्परर ऑफ फ्रांस, ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। और फिर से ये मोनार्की सिस्टम को बहाल कर देता है वहाँ पर। मतलब पहले तो वहाँ पर क्या था आपका, पहले मोनार्की था, मोनार्की से चेंज होकर रिपब्लिक आया, रिपब्लिक से चेंज होकर के मतलब डायरेक्टरी रूल आया, फिर डायरेक्टरी रूल से चेंज होकर के मोनार्की सिस्टम दोबारा से नेपोलियन बोनापार्ट के जरिए से आ गया। दूसरी चीज़ दोबारा से फिर से क्या रीइस्टेब्लिश हो गई, स्लेवरी सिस्टम। मतलब कि 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने जो है बैन किया था स्लेवरी सिस्टम को, और 1804 में फिर से मतलब नेपोलियन ने उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी सिस्टम को। एक तो ये था। दूसरी चीज़, नेपोलियन ने एक मतलब कोड भी बनाया था जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता था, जिसमें उन्होंने इक्वल वेट, फिर उसके बाद इक्वल टैक्सेस, फिर उसके बाद जो बर्थ मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्होंने कंसेप्ट लाया कि सब अपने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रख सकते हैं। तो लोग इनको शुरू में पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका भी क्रिटिसाइज होने लगा, क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती मतलब अपने मतलब आर्मी में भर्ती करने लगा, जो लोग नहीं चाहते थे उनको भी करने लगा, जिसकी वजह से मतलब जो है ही डिफीटेड इन 1815 एट द वाटरलू द कंबाइंड फोर्सेस। मतलब जो पहले की मोनार्की सिस्टम था मतलब जो है आपके उनके राजा लोगों ने मिल करके 1815 में मतलब जो है इसको वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटरलू की लड़ाई में कौन हारता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट हारता है। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में हुई थी। तो वाटरलू की लड़ाई जो है मतलब जो है इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से नेपोलियन का एंड हो जाता है
और मतलब जो है ये आपकी फ्रांस का जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि फ्रांस में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला। ये तो इन 1946 वेमेन गेट्स द राइट टू वोट, मतलब राइट टू वोट जो आया आपका वो 14 मतलब जो है 1946 में मतलब फ्रांस के औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। काफ़ी लंबा मतलब समय इनको लगा वोट का अधिकार मिलने में। हालांकि दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड जो है एक वाहिद ऐसा कंट्री है जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया था आपके मतलब जो है 1893 में, 1893 में ही मतलब वहां पर सब लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। अब आते हैं बात कि इस रिवॉल्यूशन से दुनिया को क्या मिला। तो इस रिवॉल्यूशन ने दुनिया को नेशनल एंथम का कंसेप्ट दिया, इस रिवॉल्यूशन ने दुनिया को नेशनल मतलब जो है फ्लैग का कंसेप्ट दिया, इस रिवॉल्यूशन ने दुनिया को मतलब जो है लिबर्टी, फर्टिनिटी और इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट प्रोवाइड किया। तो इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें जो कंसेप्ट हैं वो फ्रांस की देन है। यहीं से मतलब जो है सारे मुल्कों को ये सारा कंसेप्ट जो है मिला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रांस ने दुनिया को क्या दिया है तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये जो आज हम बात करते हैं ये देन आपके है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।